ईशकरण जी, पहले तो आपको सुनने वालों के लिए सरल भाषा में इसका मतलब बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या है जो उत्तराखंड सरकार लाना चाहती है, और क्या ये किसी राज्य सरकार के इख्तियार में है कि वो ऐसा काम कर सके? देखिए, आपके कोई भी कानून अगर ब्रॉडली बात करें, हम तीन तरह बांट सकते हैं। क्रिमिनल लॉ, जिसके अंदर इंडियन पीनल कोड आ गया, एविडेंस एक्ट आ गया। कमर्शियल लॉज, जिसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ आ गया। और ये सिविल लॉ ब्रॉडली शादी, इनहेरिटेंस, डाइवोर्स, गार्डियनशिप, इन सब मुद्दों को लेके। अब एक अहम बात आप समझिए, जब अंग्रेजी राज था तब उन्होंने क्रिमिनल लॉ को कॉमन कर दिया, इंडियन पीनल कोड सब पे लागू है। उन्होंने रेवेन्यू, पैसा कमाने के जो लॉज थे उनके लिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो भी सबके लिए उन्होंने कॉमन कर दिया। उनको कोई लेना देना नहीं था औरतों की क्या हालत है, आप तलाक 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 बोल के छोड़ दें, आप 4 शादियां करें, आप 2 शादियां करें, आप 10 शादियां करें। उनको अपनी जो गवर्नेंस करनी थी और भारत से जो पैसा ब्रिटेन लेके जाना था, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था, उसके लिए कमर्शियल लॉज चाहिए थे, वो सारे उन्होंने यूनिफॉर्म रखे। जिस सब्जेक्ट से उनको कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मॉडर्न एज में महिला की क्या पोजीशन होगी, मॉडर्न एज में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उसको उन्होंने छोड़ दिया। पर जब संविधान बना तब भी ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर्स के, फ्रेमर्स के दिमाग में थी और उन्होंने साफ साफ कहा, स्टेट शैल एंडेवर। अब यहां पे एक मिनट पॉज कीजिए। जब उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की तब हिंदू भी ब्रॉडली पर्सनल लॉ से गवर्न थे और मुस्लिम भी ब्रॉडली पर्सनल लॉ से गवर्न थे। तो ये एक आशा की जा रही थी कि जब ये लॉ को कोडिफाई किया जाएगा, जैसे क्रिमिनल लॉ है, कमर्शियल लॉ है, वैसे ही ये हिंदूज के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सारे धर्मों के लिए एक साथ आएगा। पर नेहरू सरकार ने ये फैसला लिया और ये डिबेट्स का हिस्सा है कि हिंदू समाज और जो साथ में बाकी है, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब के लिए तो लॉ आ गया, पर मुस्लिम्स को इसके परव्यू से बाहर रखा गया। और कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने, कृपलानी जी जो बाद में सोशलिस्ट नेता बने, कांग्रेस के मेरे ख्याल से अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने कहा नेहरू सरकार का यह फैसला कम्युनल है, क्योंकि आप क्यों सिर्फ इस दायरे में कुछ समाजों को रख रहे हैं और कुछ को बाहर रख रहे हैं, आप पक्षपात कर रहे हैं। वही कम्युनलिज्म का बेसिक डेफिनेशन है जी। और उन्होंने कहा क्यों अब औरतों की स्थिति नहीं सुधार रहे उसके अंदर। तो ये उन्होंने ही चैलेंज किया था, ये बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं ने इसको कम्युनल कहा हुआ है, जब बीजेपी का मेरे ख्याल से जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये बात रखते हुए उसके बाद हम कोर्ट्स पे आ जाते हैं। सिर्फ हाई कोर्ट नहीं सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट्स में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए इस देश के अंदर। और अब जब उसकी पहल हो रही है, और आपने बिल्कुल सही कहा, स्टेट के पास पावर है करने की, इसकी पहल हो रही है। मैं भी ये चाहूंगा यूनियन भी करे, पर कई बार यूनियन के लॉ भी पायलट बेसिस पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाते हैं। यहां तो स्टेट के पास पूरी क्षमता है करने की। जब ड्राफ्ट आएगा, ये बात आरपी सिंह जी की बिल्कुल सही है, जब ड्राफ्ट सामने आएगा तभी हम इस पे टेक्निकल बहस कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, पर हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ठीक, आपने कहा ये संविधान में मेंशन है कि ये लाना चाहिए, आपने कहा राज्य सरकारों को पूरा इख्तियार है कि वो ऐसा कानून ला सकती हैं, और केंद्र सरकार भी इस ओर आगे बढ़ रही है, तभी एक ड्राफ्ट की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। मैं दानिश कुरैशी जी को, मारिया तबस्सुम जी को लाना चाहता हूं, चर्चा में लाना चाहता हूं। अभी तो रहमानी साहब यहां बैठे हैं, दानिश जी, उन्होंने भी कहा कि आउटराइटली वो भी रिजेक्ट नहीं करेंगे इसको, जब तक कि एक ड्राफ्ट ना आ जाए और पता चले कि किस किस्म का कानून लाना चाहता है कोई। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो आरपी सिंह साहब की बात से इत्तेफाक है कि ड्राफ्ट आ जाए, उसके बाद ही उसमें उसकी कमियां और खूबियां निकाली जा सकती हैं। उससे पहले किसी भी तरह की बात करना बेवकूफी की अलामत है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि आर्टिकल 14 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर नागरिक को कानून के सामने बिल्कुल इक्वालिटी के साथ खड़ा करता है। रह गई बात यूसीसी के मामले को लेकर के, तो देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में पिछले चंद सालों से मुझे ऐसा लगता है कि कानून बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जरूरत किन चीजों की है, उस पर जाकर आवाम से राय लेना या आवाम के बीच में जानने से ज्यादा कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और मुझे वही इसमें भी बू नजर आ रही है। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप मुझे बताइए कि यूसीसी में आप क्या लेकर के आएंगे। यूसीसी में अगर लेकर के आएंगे तो क्या हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्ट की अगर बात की जाए, किसी भी महिला के साथ, किसी भी पुरुष के साथ कोई भी प्रकार की क्रिमिनल घटना घटती है तो वो आईपीसी सीआरपीसी से कवर है, ठीक है। किसी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कहीं भी फोर्सिबली तो आप कोई भी पर्सनल लॉ किसी पे लागू नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि सिक्स के पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज हैं,
अगर प्रॉपर्टी को लेके, एक्सेशन को लेके और सारी चीजों को लेकर के अगर उनका इंटरनल सॉल्यूशन अपने रिचुअल्स के मुताबिक आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई भी बंदा अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट तो उसके मुताबिक फैसला करेगी जो हमारे कानून कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि इन चीजों को पॉलिटिसाइज करने के बजाय मुझे ये लगता है कि लोगों को कन्विंस करने की जरूरत है कि हम अपनी चीजें जो हैं बिल्कुल कॉमन तरीके से लाइफ को जीना शुरू करें इंस्टेड ऑफ फोर्सिबली। और जैसा कि आपने कहा कि सौरभ जी, आपने कहा कि सरकारों के पास अधिकार है, तो देखिए मैं उत्तराखंड की सरकार नहीं, मैं देश के हर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार का एक व्याख्या कर दूं। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, सरकार का मतलब होता है अवाम, आप समझिए। और हमारे मुल्क की जो 100-125 करोड़ की आवाम है, ये सारे लोग जाके पार्लियामेंट में जाके अपनी राय नहीं दे सकते, इसलिए हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं। लेकिन होता यह है जब जनप्रतिनिधि प्रजा के या जनमत से विपरीत जाके कोई काम करेंगे तो हमारा राइट टू रिजेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ईश्वरन आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, मारे जी के पास जाऊंगा, उसके बाद जी ईश्वरन बोलिए। मैं कंप्लीट कर लूं सौरभ, एक और सेकंड, कहने का मतलब 10 सेकंड रुक जाए, 10 सेकंड रुक जाए, हम बोलिए। जी। अब सवाल ये है कि आप सरकार की जब बात करते हैं तो आवाम की राय लेने की जरूरत है, और अगर इतने कोई सेंसिटिव मुद्दे हैं तो मुझे लगता है कि रेफरेंडम पे क्यों नहीं जाना चाहिए। हमने देखा, मैं देखिए दानिश साहब, मेरी समझ तो ये कहती है कि कोई भी ऐसा कानून बनता है तो उसमें रायशुमारी जरूर होती है और उसमें पब्लिक के भी कमेंट्स मांगे जाते हैं। एक ईश्वरन ज्यादा बता पाएंगे इस बारे में। जी बताइए सौरभ जी, जो ये सारी बातें हो रही हैं कि समाज को प्रिपेयर करना चाहिए, ये 1950s में सारी बहस पार्लियामेंट में हो चुकी है। जब नेहरू जी ने ये सिर्फ हिंदू कोड बिल लाए थे जिसमें वो लॉज आए थे, तब यही कहा गया था कि मुस्लिम समाज अभी रेडी नहीं है, अभी डिस्कशन की जरूरत है, अभी उनको प्रिपेयर करने की जरूरत है। उस बात को 75 साल हो गए हैं, अब कानून की जरूरत है। आपने देखा ट्रिपल तलाक जैसे कानून पे कितना विरोध आया, तो क्या जो डोमिनेंट वॉइसेस हैं सिर्फ वही बोलती रहेंगी या महिला को इतना हक मिलेगा कि तलाक? अब महिलाओं की इतनी बात होती है, मारिया जी को लाना चाहता हूं चर्चा में। पुष्कर सिंह धामी जी से भी जब वजह पूछी गई क्यों लाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, सोशल हार्मनी, ये वजह है जिनकी वजह से इस कानून की जरूरत है। मारिया जी। जी, तो जैसा आपने कहा है कि अभी तक तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट बनाने के लिए किससे कंसल्टेशन किया जा रहा है? उस कमेटी में कौन कौन बैठे हैं? क्या वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? क्या सब धर्मों के सभी लोग उसमें, और सभी पॉलिटिकल डिविजन्स के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग उसमें बैठेंगे बनाने के लिए? वो हमको पहले देखना है। तो पहले अगर सामने ड्राफ्ट लाया जाए तो शायद हमको मामला और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह डिसाइड किया गया कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है हमारे लिए, जबकि हम मुस्लिम समुदाय वाले लोग ये मानते हैं कि वो हमारे लिए एसेंशियल है, तो इसीलिए थोड़ा सा शायद भरोसा कम होता जा रहा है कि ये हमारे हित में है या नहीं, या हानि करेगा ये। और बहुत मुश्किल है, ये तो कहा गया है ना, ये तो आप लोग सबने पढ़ा होगा कि क्या कहा इस लॉ कमीशन ने, क्या कहा, इट इज नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। तो इसका मतलब क्या है? डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो प्लुरलिटी है उसको आपको सेफगार्ड करना है। इंडिया में जो कई इतने सारे रिलीजन्स हैं उसको आप क्या एक ही रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते हैं? ये मारिया जी, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि एक बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन जब आप फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, जिन लोगों ने आपको वो हम सबको वो अधिकार दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने ही तो ये लिखा ना उसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना चाहिए। जी, अंबेडकर जी ने, जब हिंदू लॉ की अभी बात हो रही थी तो क्या वो प्रस्ताव को माना गया था? क्या हिंदू जो कोड आया था क्या उसको माना गया था उस जमाने में? नहीं माना गया। उसका बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन वो लागू, वो कानून तो बना ना। कानून कब हुआ? 2005 में बना वो कानून, जब बेटा और बेटी को बराबर जायदाद देने का हक था, तब तो वह उस जमाने में लोग बिल्कुल राजी नहीं थे। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कानून बना ना, उस बेटी को एक गारंटी तो मिली ना हमारे कानून के तहत। जी, तो इस्लाम में तो इसकी पहले से गारंटी है ना, हमको विमेन को भी हमारे प्रॉपर्टी का हक दिया जाता है। तो हमको इससे जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये चलिए ठीक है, चलिए ठीक, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं। ठीक, मैं आपकी बात समझा कि अगर ये बात आनी है, अगर ये महिलाओं के लिए किया जा रहा है, समानता के लिए किया जा रहा है, तो ये उस तबके से आवाज उठे, मांग की जाए इसकी, तब तो आप करें। वो कह रही है कि हमारे लिए पहले प्रोविजन है, तो हम पर आप जबरदस्ती ना थोपें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।